हाय स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि हम सबको पता है थ्योरी ऑफ डिमांड जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, आपको पता है क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आई थिंक सो 4 जो हमारे पास लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो भी हमारे लॉज होते हैं उनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेंटेंस इंग्लिश का करते हैं तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कोई लॉ रिप्रेजेंट करना है तो उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ये मोस्टली बुक्स में जो होता है ये आगे पीछे दिया होता है, हमें उसको कैसे सिस्टमेटिक इस तरीके से लिखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में मार्क्स को गेन कर पाए। तो सबसे पहले हमें लॉ को करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लॉ ऑफ डिमांड करवा रही हूँ तो हम इंट्रोडक्शन में जो डिमांड क्या है, क्यों है, डिमांड की डेफिनेशन दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन इज मीनिंग एंड डेफिनेशन, थर्ड वन इज assumptions, फोर्थ वन इज टेबल या शेड्यूल, फिफ्थ वन इज कर्व एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मींस क्या, ये जो सारा लॉ बना है ये लॉ की कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर ये लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, दैट मींस एक्सेप्शंस। तो हम जैसे कि मैं आपको, आप अपनी नोटबुक पे बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज मीनिंग एंड डेफिनेशन, थर्ड वन इज assumptions, फोर्थ वन इज टेबल और शेड्यूल, फिफ्थ वन इज कर्व एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्शंस। ये सारी 6 चीजों से हमारा एक लॉ पूरा बनता है। तो आज हम इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर के बाद हम अपना लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant, there is a inverse relationship between quantity of commodity and price of any commodity। मतलब साफ साफ है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि किसी भी कोई भी चीज की अगर हम क्वांटिटी कब अप और डाउन करते हैं, जब उसका प्राइस अप और डाउन होता है। किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल साफ सी बात है, हम मार्केट में भी जाते हैं, अगर हमें किसी चीज का प्राइस डाउन मिलता है तो हम उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा करते हैं। ये नेचुरल हमारा स्वभाव भी है और हमारी इको में ये लॉ ऑफ डिमांड में भी प्रॉपर्ली इस तरीके से बताया गया है। तो हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आ जाता है, कंज्यूमर की इनकम आ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ गया। ये सारी चीजें हम जो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड है उसमें हमने ये बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर द अदर थिंग्स एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई थिंक सो आप सबको लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होती हैं? एजम्पशन मींस जैसे ही हम कोई लॉ बनाते हैं हम कुछ चीजें मान कर चलते हैं। भाई जब मान कर चलेंगे तभी मार्केट में कोई लॉ डिराइव हो पाता है, नहीं तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। जैसे कि मान लो हमने अपने घर में किसी की शादी का अरेंजमेंट करा है, तो हमने लॉन में शादी अरेंज करी है, तो हम कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शनल मान के चलते हैं कि अगर ये रेनी सीजन में या कुछ आसपास जो हमारी शादी डिसाइडेड हुई है, अगर उसी दिन बारिश आ गई तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? तो भाई उस हॉल के अंदर कोई मतलब कोई रूम, कोई हॉल इस तरीके से है लॉन के आसपास। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? एजम्पशन। हम कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलते हैं। अब भाई जब लॉ ऑफ डिमांड बनेगा तो उसमें ऐसी कौन सी एजम्पशंस हैं जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं? तो पहली एजम्पशंस क्या है? देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स। में जब लॉ ऑफ डिमांड बनेगा तो हम पहली बात यही रख लेंगे कि बायर्स की इनकम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डोंट चेंज। भी रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, ये हमने पीछे वाली वीडियोस में भी कर दिया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब का प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कोई भी कंज्यूमर है उसका जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो भी सेम रहना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कोई भी अप डाउन नहीं होने चाहिए। तो जब ये हमारी एजम्पशंस क्लियर होंगी तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बन पाएगा। जिस तरीके से पहले मीनिंग हो गया और उसके बाद हमारी एजम्पशंस होगी, फिर हम इसी पूरे लॉ को अपने एक टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं।
प्राइस दिखाना है, इधर क्वांटिटी दिखानी है। आपको जो प्राइस और क्वांटिटी इस तरीके से लेनी है कि आपका वो जो कर्व है वो अच्छे से बन पाए। तो देखो आपने प्राइस को 10 से 9 किया, 9 से 8 किया। अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो, 8, 9, 10 भी ले सकते हो। मतलब प्राइस क्या चल रहा है, पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया। जब किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो नेचुरल है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो कितनी होगी, 100 to 150, 150 to 200। इस तरीके से प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ रही है। दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल। अब इस डिमांड शेड्यूल को हम अपनी लैंग्वेज में 2 लाइन में आगे इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्सप्लेन दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कर्व। कर्व क्या होती है, जो भी हमने शेड्यूल बनाया है, जो भी हमने टेबल बनाया है, उसको अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे दैट इज अ कर्व। तो डिमांड कर्व क्या हुई, हमारी एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या है हमारी प्राइस। तो पहले हमारा प्राइस रहेगा और प्राइस हमारा P से P1 मतलब डाउन हो गया और हमारी डिमांड क्या थी Q1 होगी। तो इस तरीके से हमारी डिमांड कब अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ गई। अगर किसी को कोई भी ग्राफ कर्व कैसे बनता है, इसको मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ कर्व बनाना ही सिखाऊंगी कि टेबल के अकॉर्डिंग हम कर्व को कैसे बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमांड। बट एक्सेप्शन मीन्स क्या कि ये लॉ ऑफ डिमांड कहाँ नहीं चल सकता। जब भी मतलब कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी बड़ा जब कोई भी लॉ बनाता है तो दूसरे इकोनॉमिस्ट उसका हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये लॉ ऑफ डिमांड क्या इन चीज़ों पे चल सकता है। तो वो हमें इन सब चीज़ों को एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्शंस पहला कैसे, स्टेटस सिंबल गुड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी ऐसी है, अगर हम मार्केट वाले उसका प्राइस डाउन करके बताएं, अगर हम जनरली कंज्यूमर है, अभी तो हम जनरली कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी या बड़े बड़े लोगों की तो अलग बात है। अगर वो हमें उस चीज का प्राइस कम करके बताए तो हम कहेंगे भाई पक्का इस चीज की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, तभी ये हमें बार बार शॉपकीपर इसका प्राइस कम करके बता रहा है। तो हम उस चीज को लेना प्रेफरेंस नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे, हम कहेंगे हमें तो भैया वो जो चीज है वही दिखाओ। और सेलिब्रिटी क्या कभी इस चीज की वेट करते हैं कि भाई इस चीज का प्राइस कम होगा तो हम लेंगे। तो स्टेटस मतलब प्राइस का भी स्टेटस होता है मार्केट में, तो वहां पर कोई मतलब प्राइस कम होने पर डिमांड कभी भी ज्यादा नहीं होती। ऐसे केसेस में डिमांड का कोई भी इफेक्ट नहीं करता। सेकेंड वन इज इंफीरियर गुड्स। जैसे इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, थोड़ी सी घटिया टाइप की गुड्स बोल सकते हैं इनको, या थोड़ी सी उसकी क्वालिटी नॉर्मल गुड्स से डाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ज्वार है, बाजरा है, उसका अगर प्राइस कम हो गया तो लोग फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें जो हम कंज्यूम कम करते हैं, इनका प्राइस कम होने पर भी भाई हम अपनी जो इनकम है क्यों ना हम व्हीट राइस खरीदने में ज़्यादा यूज़ करें। तो इस तरीके से जो इंफीरियर गुड्स है वहाँ पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। वेदर प्राइस कम हो गया बट फिर भी लोगों ने इनकी डिमांड नहीं करी। थर्ड वन इज फैशन। अगर मार्केट में किसी चीज का फैशन चल रहा है तो उसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए, लोग उनकी डिमांड कम करना नहीं करते। लोगों को डिमांड चाहिए तो चाहिए। अब देखो आपने देखा है कोरोना टाइम में स्टार्टिंग में जो हमारे मास्क आए थे N95 वाले, उनका प्राइसेस कितना हाई था, फिर भी लोगों ने उनकी डिमांड करी बिकॉज कोरोना का जिस तरीके से एनवायरनमेंट चल रहा था, तो मतलब प्राइसेस को देखकर उसकी डिमांड कहीं पर भी कम नहीं हुई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जब इन चीजों के प्राइस के डाउन होने पर भी इनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द मतलब हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है अपने आप में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आई थिंक सबको ये लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।